अमेरिकन रेवोल्यूशन। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री को दिशा देने में कुछ ही इवेंट्स अमेरिकन रेवोल्यूशन के जितना इंपॉर्टेंट है। इसने न केवल नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पहले नेशन स्टेट को जन्म दिया, बल्कि इसने कई नए रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को भी जन्म दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री थी जिसने डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सिस्टम को अडॉप्ट किया। इससे पहले वर्ल्ड में मोस्टली मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होती थी। इतना ही नहीं, आने वाले समय में अमेरिकन रेवोल्यूशन की वजह से यूरोपियन पॉलिटिक्स में भी काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। फिर चाहे 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, 1798 का आयरलैंड रिवोल्ट या फिर 1830s के लैटिन अमेरिकन रिवोल्ट्स, सभी कहीं ना कहीं अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। इसका इन्फ्लुएंस 20th सेंचुरी में एशिया और अफ्रीका के डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट्स में भी देखा जा सकता है। इस वीडियो में हम अमेरिकन रेवोल्यूशन की इनक्रेडिबल स्टोरी का डिस्कशन करेंगे। हम जानेंगे क्यों और कैसे यूरोपियंस अमेरिका माइग्रेट किए, कैसे वहां गए यूरोपियंस ने एक अलग सोसाइटी बनाई, अमेरिकन सोसाइटी और यूरोपियंस के बीच क्या क्या डिफरेंसेस आए, और कैसे यूरोपियंस अपने आप को यूरोपियंस नहीं बल्कि अमेरिकन आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करने लगे। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि अमेरिका में यूरोपियन डिसेंट के लोग कब और क्यों सेटल करना शुरू करते हैं। तो चलिए ब्रीफ में अमेरिका की हिस्ट्री को समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन। अमेरिकन कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी 1492 में स्पेनिश ट्रैवलर क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी। वैसे तो कोलंबस यूरोप से इंडिया के लिए सी रूट खोजने निकले थे, लेकिन वो पहुंच गए एक नए कॉन्टिनेंट पर। दरअसल कोलंबस प्रेजेंट डे कैरिबियन आइलैंड्स में लैंड करते हैं। उन्होंने ही इन आइलैंड्स को वेस्ट इंडीज नाम दिया, क्योंकि उन्हें लगता था ये इंडिया का पार्ट है। कोलंबस अपने द्वारा खोजे गए कंट्रीज को इंडिया ही समझते रहे। बाद में जियोग्राफर अमेरिगो वेस्पुची ने पूरे कॉन्टिनेंट का सर्वे किया और इस न्यू वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया। अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही इस नए कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका रखा गया। यूरोप के लिए यह न्यू वर्ल्ड था, क्योंकि इन नए कॉन्टिनेंट्स की जानकारी उस समय किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं थी। लेकिन अमेरिका में पहले से लोग रह रहे थे, जिन्हें यूरोपियंस ने नेटिव इंडियंस या रेड इंडियंस का नाम दिया। जैसे जैसे यूरोपियंस अमेरिका में सेटल होते गए, नेटिव इंडियंस को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। अमेरिका की डिस्कवरी के बाद यूरोपियन पावर्स में यहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की होड़ सी मच गई। इन्होंने आर्मीज भेजकर इंडिजिनस लोगों को हटाकर खुद अपने देश के लोगों को अमेरिका में सेटल करना शुरू कर दिया। यूरोप के इस अंधाधुंध परसिक्यूशन को इंडिजिनस कम्युनिटीज टॉलरेट नहीं कर पाई और धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती चली गई। इस तरह 16th सेंचुरी से ही यूरोपियन पावर्स अमेरिका में लार्ज स्केल सेटलमेंट करने लगी थी। स्पेन ने मैक्सिको, साउथ अमेरिका में अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश की, तो पोर्चुगीज ने ब्राजील में, इंग्लैंड और फ्रांस ने प्रेजेंट डे यूएस और कनाडा में अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की। कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने के इस प्रोसेस में ये यूरोपियन पावर्स इंडिजिनस पॉपुलेशन के साथ अपने फेलो यूरोपियन कंपेटिटर्स से भी लड़ते थे। ब्रिटेन ने 1732 तक नॉर्थ अमेरिका में 13 कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर ली थी। सबसे पहली कॉलोनी 1607 में वर्जीनिया स्टेट के जॉर्ज टाउन में सेटल की गई थी। इसके बाद धीरे धीरे 12 और कॉलोनीज सेटल की जाती हैं। इनके नाम थे न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड्स, कनेटिकट, न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। लास्ट कॉलोनी जॉर्जिया थी, जो कि 1732 में सेटल की गई थी। ये सारी कॉलोनीज नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर लोकेटेड थी और इन्हें न्यू इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता था। इन्हीं 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन के खिलाफ रिवोल्ट किया और 1776 में अपने आप को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। 1775 से 1781 के बीच कॉलोनिस्ट्स और ब्रिटेन के आपस में कई वॉर्स हुए, जिन्हें अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। यूरोपियंस जो यूरोप छोड़कर अमेरिका में सेटल हो गए थे, उन्हें कॉलोनिस्ट्स या सेटलर्स कहा जाता है। इन वॉर्स में ब्रिटेन की हार हुई
और 1783 की पेरिस ट्रीटी के तहत उसे अमेरिका को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना पड़ा। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस आ गए थे जिनके कारण ब्रिटेन की कॉलोनीज ने मदर कंट्री के खिलाफ ही रिवोल्ट किया। इसको समझने के लिए हमें 17th सेंचुरी अमेरिका के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशो कल्चरल सेटअप को समझना पड़ेगा। आइए सबसे पहले पॉलिटिकल सेटअप को देखते हैं। पॉलिटिकल सेटअप। ब्रिटेन की सभी कॉलोनीज में एक लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव था। इन्हें लोकल पॉपुलेशन इलेक्ट करती थी। सबसे टॉप पर गवर्नर या मिलिट्री चीफ का पोजीशन होता था। इन्हें इलेक्ट नहीं किया जाता था, बल्कि इनका अपॉइंटमेंट डायरेक्ट ब्रिटेन द्वारा किया जाता था। इन कॉलोनीज में सेटल्ड पॉपुलेशन यूरोप के डिफरेंट पार्ट से बिलोंग करती थी। इसमें ज्यादातर इंग्लिश डिसेंट के लोग थे। ये लोग बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की तलाश में यूरोप से अमेरिका आए थे। स्टार्टिंग में मदर कंट्री के साथ संपर्क सेटलर्स के हित में था। ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हेल्प प्रोवाइड करता था। कॉलोनीज के प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटेन ने कई बार नेटिव इंडियंस और फेलो यूरोपियन पावर से भी लड़ाई की। इसलिए शुरू में वहां सेटल्ड लोग ब्रिटेन की सॉवरेनिटी को मानते थे। हालांकि 1730s आते आते एक डिस्टिंक्ट अमेरिकन आइडेंटिटी का जन्म होने लगा था। अमेरिका में ही पैदा हुए सेकेंड और थर्ड जनरेशन के लोग अपने आप को यूरोपियन आइडेंटिटी से जोड़कर नहीं देखते थे। इस डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के उभारने में 1730s तक अमेरिका की सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइए अब 17th सेंचुरी अमेरिका के सोशो कल्चरल सेटअप को समझते हैं। सोशो कल्चरल सेटअप। अमेरिकन सोसाइटी यूरोप के कंपैरिजन में ज्यादा लिबरल और प्रोग्रेसिव थी। यूरोप में रिलीजियस परसिक्यूशन एक मेजर इशू था। जिस कंट्री में कैथोलिक्स मेजॉरिटी में होते, वहां प्रोटेस्टेंट्स को परसिक्यूट किया जाता। वहीं प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी कंट्री कैथोलिक्स को परसिक्यूट करती थी। अमेरिका इन सब मामले में बिल्कुल अलग था। यूरोप से आए कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स दोनों ही यहां शांति से रहते थे। रिलीजन को प्राइवेट मैटर की तरह ट्रीट किया जाता था। रिलीजियस वायलेंस के एब्सेंट होने की एक मुख्य वजह यह भी थी कि यूरोप के मुकाबले अमेरिका स्क्रैच से डेवलप कर रहा था। कॉलोनिस्ट्स अपने साथ कोई रिलीजियस बैगेज नहीं रखना चाहते थे। इसके अलावा वो यूरोप में स्टार्ट हुए रेनेसांस और एनलाइटनमेंट मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे। इसलिए उनके लिए रिलीजन सेकेंडरी और प्राइवेट मैटर था। रेनेसांस से निकले नए आइडियाज और व्यूज को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स ने कई यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1636, कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी 1693, येल यूनिवर्सिटी 1701, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया 1745 इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रैशनल थॉट्स और साइंटिफिक थिंकिंग स्प्रेड करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। जब अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो कई नए आइडियाज जैसे रिपब्लिकनिज्म, इलेक्शंस, ह्यूमन राइट्स, फ्री स्पीच एटसेट्रा को पॉपुलराइज करने में इन यूनिवर्सिटीज का इंपॉर्टेंट रोल रहा। अमेरिकन सोसाइटी की एक और खास बात थी कि यहां बस दो ही क्लासेस थे, रिच और पुअर। यूरोप की तरह यहां कोई नोबिलिटी या सामंत वर्ग नहीं था। बर्थ से किसी को भी सोसाइटी में इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं दिया जाता था। सारी पोजीशंस मेरिट से कमाए जाते थे। अमेरिकन सोसाइटी के इस एटीट्यूड से वहां रिपब्लिकन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना आसान हुआ। सोशो कल्चरल सेटअप के बाद आइए इकोनॉमिक सेटअप पर नजर डालते हैं। इकोनॉमिक सेटअप। अमेरिका का इकोनॉमिक सेटअप कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन या पूंजीवादी व्यवस्था पर बेस्ड था। इसे फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, जहां गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होता है। गुड्स का प्रोडक्शन मार्केट में प्रॉफिट्स कमाने के लिए किया जाता है। अमेरिका में जो भी लोग यूरोप से सेटल होने आए थे, उनका एक मकसद इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना था। क्योंकि अमेरिका एक नई कंट्री थी, इसलिए वहां ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर डेवलप करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज थी। 1607 में अमेरिका में पहली इंग्लिश कॉलोनी एस्टैब्लिश होने के 150 साल के अंदर ही अमेरिका में एक वाइब्रेंट कैपिटलिस्ट सिस्टम डेवलप हो चुका था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात करें तो फार्मर्स टोबैको, कॉटन, शुगरकेन जैसे क्रॉप्स उगाते थे, जिसका एक मेजर पोर्शन एक्सपोर्ट किया जाता था। इसके साथ ही शिप बिल्डिंग, टिम्बर और माइनिंग जैसी इंडस्ट्रीज में भी काफी प्रोग्रेस देखी गई थी। कॉलोनीज आपस में ट्रेड के साथ
अटलांटिक ओशन के दूसरी तरफ यानी यूरोप में भी गुड्स एक्सपोर्ट किया करती थी। जहां 13 कॉलोनीज में सेटल्ड कॉलोनिस्ट अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए मेहनत कर रहे थे, वहीं ब्रिटेन इन्हें इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद की नजर से देखता था। ब्रिटेन अपनी अमेरिकन कॉलोनीज के लिए ऐसी ट्रेड पॉलिसीज डिजाइन करता था जिसका मैक्सिमम बेनिफिट ब्रिटेन की पॉपुलेशन को हो, ना कि अमेरिका में सेटल्ड लोगों को। आइए ब्रिटेन की कुछ ऐसी ट्रेड पॉलिसीज के बारे में जानें जिसके कारण कॉलोनीज के साथ उसकी तकरार बढ़ी। ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसीज इन अमेरिका। अमेरिकन ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कई एक्ट्स पास किए। इनमें से कुछ कंट्रोवर्शियल एक्ट्स थे। 1651 का नेविगेशन एक्ट, 1660 का इन्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट, 1663 का स्टेपल एक्ट और 1750 का आयरन एक्ट, हैट एक्ट और वुलन एक्ट। 1651 के नेविगेशन एक्ट के द्वारा ट्रेड के लिए केवल ब्रिटिश शिप्स के इस्तेमाल को मैंडेटरी कर दिया गया था। 1660 के एन्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट के द्वारा अमेरिकन कॉलोनीज को शुगर, टोबैको, कॉटन और इंडिगो केवल ब्रिटेन एक्सपोर्ट करने के लिए मजबूर किया गया। 1663 के स्टेपल एक्ट के द्वारा अमेरिकन कॉलोनीज के गुड्स को किसी भी देश में एक्सपोर्ट करने से पहले ब्रिटेन ले जाना मैंडेटरी कर दिया गया। 1750 के आयरन एक्ट, हैट एक्ट और वुलन एक्ट के द्वारा इन कमोडिटीज का ब्रिटेन से इंपोर्ट मैंडेटरी कर दिया गया। इन्हें अमेरिकन कॉलोनीज में मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार 1750 के दशक तक यह क्लियर हो गया था कि ब्रिटेन को केवल अपने होमलैंड के बेनिफिट्स और प्रॉस्पेरिटी में इंटरेस्ट था। अमेरिकन कॉलोनीज पे उनका रूल मोस्टली ब्रिटेन को फायदा पहुंचाने के लिए था। ब्रिटेन के इन पॉलिसीज के खिलाफ अमेरिकन कॉलोनीज के कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने 1754 में ऑल्बनी कांग्रेस का आयोजन किया। इसके आयोजन का मकसद था ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध करना और कॉलोनीज के फ्यूचर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पे चर्चा करना। इस कांग्रेस में अमेरिका की 13 कॉलोनीज में से 7 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया। यहां अमेरिका के इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सभी कॉलोनीज को मिलाकर अमेरिकन यूनियन बनाने का प्रपोजल रखा। हालांकि उस समय इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे मुख्य कारण यह था कि उस समय अमेरिकन कॉलोनीज फ्रेंच अग्रेशन फेस कर रही थी। फ्रेंच नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी रिवर के वेस्टर्न साइड के एरियाज में सेटल थे, लेकिन वो इंग्लैंड की कॉलोनीज को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। फ्रेंच थ्रेट को देखते हुए कॉलोनीज ब्रिटेन के खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहती थी जिससे ब्रिटिश पोजीशन कमजोर पड़ जाए। इसलिए ऑल्बनी कांग्रेस में बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1754 से 1763 तक 7 इयर्स वॉर लड़ा गया। इस वॉर में ब्रिटेन की जीत जरूर हुई, लेकिन इसने अमेरिकन रेवोल्यूशन का सीड भी प्लांट कर दिया। आइए जानते हैं कैसे 7 इयर्स वॉर आगे चलकर अमेरिकन रेवोल्यूशन का कारण बना। 7 इयर्स वॉर एंड इट्स आफ्टरमैथ। 1756 से 1763 तक ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ 7 ईयर वॉर केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूरोप और इंडिया में भी लड़ा गया। इसने अमेरिकन कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। 7 इयर्स वॉर का मेन मकसद अपने अपने कॉलोनियल पोजेशंस को सिक्योर करना था। अमेरिका में ब्रिटेन की ईस्ट कोस्ट पर 13 कॉलोनीज थी, जिनका एक्सटेंशन वेस्ट में एपलेचियन माउंटेन्स तक था। फ्रांस के कंट्रोल में एपलेचियन माउंटेन्स के बियॉन्ड
you